हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और जो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे वो है हिस्ट्री का। और हिस्ट्री का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। ठीक है, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है। आप सभी ने पिछले जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो मेडुअल हिस्ट्री के बारे में बताया गया। जैसे मुगल सल्तनत के बारे में बताया गया है, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर के बारे में बताया गया, दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया गया है। और फिर इसी टाइम पीरियड का जो कल्चर है, जो कल्चर डेवलप हुआ है इसी समय पर मेडुअल टाइम पीरियड में, उसके बारे में हमें समझना है, जो रीजनल कल्चर है। आरुष, ध्यान से सुनो चीजों को। अब खाना पीना बंद कर दो, ठीक है? बाद में करना, क्योंकि चीजों को समझोगे सुनोगे ज्यादा बेटर है। ठीक है, नहीं तो याद करना पड़ेगा फिर। अब ध्यान सुनो कि जब हम बात कर रहे हैं मेकिंग ऑफ द रीजनल कल्चर के बारे में, ध्यान सुनते चलना। सबसे पहले हमें एक चीज समझना है कि जब हम रीजनल कल्चर का मतलब क्या होता है, क्योंकि मेकिंग तो आप समझ रहे बनना है, तो मेकिंग रीजनल कल्चर का मतलब क्या होता है हमें ये समझना है। क्योंकि एक चीज समझो पहले तो, जब हम बात करते हैं कि एक टर्म आपने सुना होगा, एक टर्म आपने सुना होगा, रीजन। ठीक है, और रीजन वर्सेस रीजनल क्या होता है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर मैं आपसे पूछूं? ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो रीजन है, जैसे अगर हम बात करें, बिल्कुल, तो कल्चर्स की हम बात कर सकते हैं जब हम इनको ऐड कर देते हैं। सुनो, जैसे इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में कई रीजन्स हैं। नॉर्दर्न रीजन है, नॉर्थ वेस्ट रीजन है, साउथ रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, अलग अलग रीजन है। अब इन रीजन में क्या पूरे भारत में एक ही जैसा कल्चर है? क्या एक ही जैसी चीजें हैं? नहीं है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें हैं। इवन हम बात करें तो वहां पर ड्रेसिंग सेंस भी अलग है, फूड भी अलग है। फूड को अगर ड्रेसिंग सेंस को मिला दे तो कल्चर एकदम डिफरेंस हो जाएगा एक तरीके से कह लें। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी वहां की अलग है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब हम रीजन में किसी स्पेसिफिक चीजों को जोड़ दिए जाते हैं, जैसे फूड, जैसे लैंग्वेज, जैसे ड्रेसिंग सेंस की बात अगर हम करें, वो जब उनको हम जोड़ देते हैं तो वहां से क्या निकलता है? रीजनल शब्द। रीजन एक जगह के नाम होगा, क्षेत्र होंगे, एक चीजें होंगी, लेकिन जब उसी में हम ऐड कर दे रहे हैं किसी चीज को, किसको? तो फूड को, ड्रेसिंग सेंस को, लैंग्वेज को, ठीक है, और जो हम बोलियां होती हैं जिनको हम कहते हैं, वो सब अगर हम जोड़ दे रहे हैं ना, तो फिर क्या होता है? वो रीजन से रीजनल में कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे हम, आपने सुना होगा कि जब हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी से बातचीत करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उसके बारे में जानना है हमें, तो हम उससे बात कर रहे हैं, वो बोलेगा। मान लो कोई व्यक्ति है, वो बिहारी बोल रहा है, तो हम उससे बता दें, हम उस ये पता चल जाएगा कि वो बिहारी है। बिहारी एक लैंग्वेज है और बिहार एक रीजन है। सॉरी, हाँ, भोजपुरी, सही कह रहा है। भोजपुरी क्या है, वहाँ पर बोली जाती है, नहीं, भोजपुरी भी नहीं बोली जाती है बेसिकली, अगर हम देखा जाए तो वहाँ पर जो एक, हाँ, पार्ट में बोली जाती है। ठीक है, तो बेसिकली देखो उसको ऐसे डिनोट किया जाता है कि वो लैंग्वेज जो है बिहारी लैंग्वेज ही कहा जाता है, ज़्यादातर कहा जाता है। तो वो कहा जाता है कि ये बिहार का व्यक्ति है। ऐसे अगर हम बात करते हैं, कोई मराठी बोलता है, तो हम ये कहते हैं कि वो महाराष्ट्र का है, बेसिकली मुंबई वाले रीजन का है। ठीक है ना? ऐसे ही अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की अलग थोड़ी-सी बोली है, ठीक है? तो इसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, हम वो बता पा रहे हैं कि वो किस रीजन से हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो व्यक्ति की, हम एक पर्सन की क्या है, पहचान कैसे कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं? तो उसकी जो लैंग्वेज के हिसाब से बात। तो लैंग्वेज क्या हो गया? ये बेसिकली एक रीजन से जुड़ गया है, उसको क्या बोल देंगे? रीजनल बोल देंगे। क्लियर है बात ये? ये बात समझ में आ गई? ठीक है? ठीक है। अब ये समझ लेना, भोजपुरी क्या है, एक अलग पार्ट है। और मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर बेसिकली क्या है, मैथिली, ये सारी लैंग्वेज भी आती है बिहारी के अंदर, होता है। ठीक है? ठीक है, वो कुछ पार्ट में बोली जाती है बिहारी के। ठीक है? चलो, अब हम बात समझेंगे यहाँ पर थोड़ा-सा, ये बात समझ में आ गई? ठीक है? अभी कुछ मैंने पढ़ाया नहीं ऐसे, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना? चलो यहाँ पर देखो। अब देखो यहाँ पर ये समझो कि हमें इस चैप्टर के अंदर पहले तो बात ये है कि पढ़ना क्या-क्या है। जब हम पढ़ने की बात करेंगे तो हमें ये समझना है कि द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलया, ये लैंग्वेज है, ठीक है?
फिर इसके बाद हमें और क्या देखना है कि हमें देखना है रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, द जगन्नाथ कल्ट, ये एक टेम्पल है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे द राजपूत एंड ट्रेडिशंस ऑफ हिरोइज्म, ठीक है। तो एक राजपूतों के बारे में हम स्टोरी के बारे में थोड़ा समझेंगे, हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, इनके बारे में। फिर हम देखेंगे बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, द स्टोरी ऑफ कथक, ठीक है, यानी ये एक क्या है, एक डांसिंग का एक क्लासिकल डांस है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे पेंटिंग फॉर पेट्रोन्स, मतलब जो पेंटिंग है जो उनके संरक्षण में हो रही है उनकी बात द ट्रेडिशन ऑफ मैनिचर, ठीक है। अ क्लोजर लुक बंगाल के बारे में हम समझेंगे थोड़ा सा, यहाँ के बारे में। फिर पीस एंड टेम्पल्स के बारे में समझेंगे। फिर हम देखेंगे फिश एंड फूड्स, थोड़ा सा इनके बारे। ये कुछ क्या है हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें क्या करना है इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब जब हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। देखो, जब भी हम बात करेंगे, ध्यान सुनते चलना, जब हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो यहां पर समझना कि हम यहां पर क्या है, एक पीपल है, एक लोग है, एक व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति से जब हम जान परिचय करते हैं, पहचान करते हैं, तो कैसे करते हैं? तो देखो, दो बड़ी ही रिमार्केबल चीज होती है। एक होता है लैंग्वेज, दूसरा क्या होता है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले हम कैसे समझेंगे लैंग्वेज से। एक बात बताओ, क्या ब्राह्मण जो है, क्या वो सिर्फ बिहार में ही है, यूपी में ही है? कैसे बता पाओगे? कैसे स्पेसिफिक आप बताओ ना, कि अगर अगर मैं, हाँ, बिहारी लैंग्वेज मतलब क्या, वो बिहार में ही है ना स्पेसिफिक। गुजराती जो बोली जा रही है गुजरात में ही स्पेसिफिक। भले ही वो जाके साउथ इंडिया को, कोई साउथ इंडिया में रहने लगा और फिर वहां पर जाकर गुजराती बोल रहा है, लेकिन वो उनका अगर हम नेटिव देखा जाए, उसका मूल देखा जाए तो कहां पर होगा, गुजरात में। तो किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दो चीजें बहुत रिमार्केबल होती हैं, लैंग्वेज और रीजन। थोड़ा सा सुनो, समझो, अभी पहले मैं जो बताते जा रहा हूं उसको सुनते चलो। जैसे कि लैंग्वेज की हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग आज बिहार, यूपी, बिहार के, गुजरात के, अगर हम साउथ के बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे अगर हम बात करें तो बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली जा रहे हैं। अब मान लो एक व्यक्ति और है, दूसरा, वो भी बिहारी है और वो भी दिल्ली गया, और उसने किसी दुकान वाले से कुछ मांगा और वो दुकान वाला जो है वो बिहारी है, सेम लैंग्वेज बोल रहा है। जब वो बोलेगा तो उसको एक फील आएगी, वो बोलेगा कि ये जो इसकी जो टोन है बोलने की वो कैसी है, बिहारी लैंग्वेज। तो ये कहाँ का होगा, बिहार का। तो जैसे अगर हम एक और एग्जांपल लें, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से, इंडिया से वो चला गया कहाँ, अमेरिका। अमेरिका गया और उसी के साथ मतलब एक और व्यक्ति फिर गया अमेरिका में। अब अमेरिका में उसको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। वो होटल में गया तो एक देखा कि एक वेटर है या कुछ भी काम कर रहा हो, वो क्या है, उसकी लैंग्वेज को समझ ले रहा है। क्यों समझ पा रहा है? क्योंकि वो भी इंडियन है। जब उसने उसकी लैंग्वेज को समझा तो उसके साथ क्या होगा, वो थोड़ा कंफर्ट फील होगा, उससे बात करेगा, उससे पूछेगा आप कहाँ से हो, इंडिया से हो, हिंदी बोल रहे हो, इंडिया से हो तो कहाँ से हो। तो वो क्या करेगा, वो बंदा क्या करेगा, उसके बारे में सारी जानकारी निकाल लेगा, गली मोहल्ले तक के बारे में पूछ लेगा। क्यों? उसको लगेगा कि ये तो अपना व्यक्ति है। लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम होता है, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और जब एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो हम जो हमारी लैंग्वेज को, जो हमारी चीजों को समझ रहा है, हम उससे थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट फील कर पाते हैं। अब अंग्रेजी उसको आती नहीं थी, हिंदी समझने वाला कोई है नहीं, तो कोई अगर हिंदी समझने वाला मिल जाएगा तो वो उसके उससे ज्यादा कंफर्ट फील होगा ना। भाई वो सब कुछ करवा देगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा था। वो- तो सच्चाई भी, ये भी सच्चाई भी है, ये मिल जाता है भाई। वीजा मिलता है, सब कुछ मिलता है। वीजा कई तरीके का होता है कि आप घूमने के लिए जा रहे हो, आप काम करने के लिए जा रहे हो, आप एजुकेशन पर्पज से जा रहे हो। वीजा कई तरीके का होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही बात मेरी ना। तो लैंग्वेज क्या है, इससे समझ पा रहे हो, आप बता पाओगे कि वो कहाँ का है। अब मराठी लैंग्वेज सुनकर ही आप बता सकते हो कि ये महाराष्ट्र है। हुआ कि नहीं ये बात? ठीक है। दूसरे रीजन की बात करें, तो रीजन, जब हम बात करते हैं रीजन में, तो जैसे ये रीजन है, अब इस रीजन से रिलेटेड क्या चीज होगी, जैसे फूड हो गई, ठीक है,
फूड के साथ में यहां पर और क्या हो सकता है? डांस हो सकता है, और क्लोथ्स हो सकते हैं। नहीं, वो तो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएगा फिर, ठीक है ना? तो फूड हो गया, डांस हो गया, क्लोथ्स हो गए, और प्रॉप्स को रहने देते हैं। नहीं, नहीं, वो रहने, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कर दोगे आप। ठीक है, तो ये समझ लो। हुँ? हाँ, ड्रेसिंग सेंस मैंने लिख ही दिया है, क्लोथ्स में आप आ जाए, ड्राई फिश। तो आप इन सब चीज़ों को जब हम बात करते हैं, फूड है, डांस है, क्लोथ्स है, ठीक है? ये क्या है, कुछ स्पेसिफिक जगह से, जैसे आप अगर हम बात करें, तो जैसे अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है? तो यहां पर आप देखो कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या है कि आप यहां पर देखोगे कि यहाँ का फूड खाने का भी अलग तरीका है। दूसरा, यहाँ का डांस भी अलग है। दूसरा, यहाँ कपड़े पहनने की भी अलग है। जैसे यहाँ पर मोटे कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है, जो नीचे से यहाँ से बंद होंगे, यहाँ से भी बंद होंगे, ताकि हवा क्या हो, ठंडी जो हवा वो अंदर ना जाए। वहीं केरल में अगर हम बात करें, साउथ में चले जाओ तो लुंगी पहन रहे हैं, बिहार में चले जाओ तो धोती पहन रहे हैं, ठीक है ना? प- पंजाब में अगर चले जाओ तो पटियाला जो होता है पैजामा टाइप का, वो पहन रहे हैं। तो उन ड्रेसिंग सेंस को देखकर, वहाँ के फूड को देखकर हम बता देते हैं कि ये इस रीजन का है। जैसे खाने में अगर हम बात करें, तो बिहार में क्या है, लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, फूड में आ जाएगा ये। ऐसे अगर हम बात करें तो गुजरात में ढोकला, है ना? साउथ में इडली, डोसा, सांभर, ठीक है ना? हाँ, जम्मू में जो गर्म जो जैसे ये सारी चीज़ें हैं, जैसे बादाम है, काजू है, एप्पल है, ये सारी चीज़ें, अखरोट, ये सारी चीज़ें क्या है, आपको वहाँ पे भी दिख जाएँगी ज़्यादातर, ठीक है? तो इस तरीके से हम बात कर पाते हैं कि जो, ठीक है? तो क्या है कि ये अलग रीज़न में मिलेंगे आपको। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात ये? तो लैंग्वेज और रीजन से समझ में आया कि कैसे हम कैसे किसी से कनेक्ट कर पाते हैं, किसी से हम जान पाते हैं किसी के बारे में। भाई अगर कोई, जैसे गुजरात की अगर हम बात करें, किसी गुजरात की महिला से अगर हमें पहचानना है, कैसे पहचानेंगे? तो वो वुमेन क्या, गुजरात में क्या एक कल्चर है, उनका कल्चर है। कल्चर क्या है, एक तो वो पूरा साड़ी पहनेंगी। दूसरा, फिर उनकी जो चूड़ियाँ होती हैं ना, वो यहाँ तक चूड़ियाँ पहनती हैं। यहाँ तक चूड़ियाँ पहनती हैं। जो ट्रेडिशनली जो वुमेन होंगी वहाँ की, वो यहाँ तक चूड़ियाँ पहनती हैं। ठीक है? और जो जेवर्स होते हैं, जो भी आप क्या बोलते हैं, जो पहना जाता है, नेकलेस-वेकलेस क्या होता है वो? ठीक है ना? हाँ, तो वो थोड़े मोटे टाइप के होंगे, ज्वेलरी, हाँ, वो थोड़े मोटे होंगे, बहुत हेवी होंगे, ठीक है ना? कंगन जो ग ग यहाँ पैर में कंगन पहने होंगे, तो आप उनके, ये क्या है, पहनावा है उनका, क्लोथ्स पहनने का ड्रेसिंग सेंस ऐसा है, ठीक है ना? जैसे अगर आप वही अगर हम बात करें तो साउथ में देखोगे, तो साउथ में लोग क्या कर रहे हैं, लुंगी पहन रहे हैं और ऊपर से क्या कर रहे हैं, शर्ट पहन ले रहे हैं। जैसे हमारे पार्लियामेंट में भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में जाते हैं तो वो लुंगी और शर्ट पहन के जा रहे हैं। तो हम उनकी पहनावे को देख कर क्या हुआ? हम उनके ड्रेसिंग सेंस को देखकर बता सकते हैं कि ये इस रीजन से आते हैं, है ना? आप लिट है ना, कुर्ते-पैजामे की बात हम करते हैं। हुँ, जैसे अगर हम बात करें तो जैसे कि और राजस्थान है, गुजरात में देखो, और बहुत राजस्थान बहुत सारी जगह पे क्या है, पगड़ी पहनते हैं। आप वहाँ के मेल जो हैं, है ना? हुँ, हुँ। नहीं, नहीं, वो पगड़ी अलग है और वो पगड़ी अलग होती है। नहीं, नहीं, वो अलग होती है। हाँ, वो अलग होती है। हाँ। हुँ, ठीक है? तो समझ में आया ये? इंट्रोडक्शन समझ में आया थोड़ा-सा? क्लियर है? क्या नाम है आपका बेटा? अजीज़ा, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, हाँ। अब यहाँ पर हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक की जब हम बात करते हैं, चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि सबसे पहले एक चीज़ समझिए, चेरास मतलब क्या है? एक डायनेस्टी है, एक चेरा डायनेस्टी है। थोड़ा-सा इसके बारे में आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना ज़रा मेरी बातों को। देखो ये दिख यहाँ पर रहा है, ये है क्या? ये श्रीलंका है, उस टाइम पे उसका नाम ये होता था। ठीक है? चेरा डायनेस्टी ये है। तो ये चेरा डायनेस्टी बेसिकली अगर हम बात करें, तो ये तमिलनाडु के नॉर्थ वाला पार्ट कवर करता था, केरल का पूरा पार्ट कवर करता था। और मैं आपको बताऊँ, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ध्यान सुनना चाहिए। जब भी कभी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में 3 डायनेस्टी को एक साथ पढ़ा जाता है। चोल, चेर, संगम, चोल, चेर, पांड्य, सॉरी, चोल, चेर और पांड्य, ठीक है? और इन तीनों को जब मिलाकर हम पढ़ते हैं तो उसको संगम पीरियड बोला जाता है।
ठीक है ना? ये बहुत ही पुरानी डायनेस्टी है। ये इतनी पुरानी डायनेस्टी माना जाता है कि जब अशोक सम्राट जब भारत पर शासन कर रहे रूल कर रहे थे, उनके जो कंटेम्परेरी अगर हम बात करें जो रूलर्स थे या शासक थे, उनमें अगर हम बात करें तो चोल चेरन पांड आते हैं। उन्होंने अपनी जो बुक्स लिखी है उस पे बताया है कि जो मेरे मित्र राष्ट्र हैं, मतलब जो उनके फ्रेंड जो हैं, उनमें उन्होंने चोल चेरन पांड के बारे में डिस्कस किया है। अब उसमें कौन रूलर था यहाँ पर, इसके बारे में बहुत डिबेट चलता है, हिस्टोरियन कुछ ज़्यादा नहीं बता पाते हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी डायनेस्टी, मैं ये बताना चाह रहा था आपको। बात समझ में आ गई? आपकी हिस्ट्री में 9th सेंचुरी लिखा हुआ है, लेकिन ये उससे भी पुरानी डायनेस्टी है। 9th सेंचुरी की जो डायनेस्टी है, वो बेसिकली महोदयापुरम। महोदयापुरम का मतलब ये है कि उस डायनेस्टी की कैपिटल महोदयापुरम थी और वो वहां से रूल कर रहे थे। देखो एक चीज समझ लो, अगर कभी भी लिखा आता जैसे कांची के पल्लव, तो मतलब क्या, पल्लव या डायनेस्टी है, लेकिन वो कांची उनकी कैपिटल है। जब भी जैसे आप सुनोगे कि बादामी के चालुक्य, अभी हिंदी में भी वैसे ही होता है, इंग्लिश भी सेम हो। बादामी उनकी कैपिटल है और वो चालुक्य है, एक डायनेस्टी है। तो जब भी दो नाम एक साथ आते हैं ना, तो ये समझ में आना कि एक उनकी कैपिटल है और दूसरा उनकी डायनेस्टी का नाम का है। समझ में आ रही? क्योंकि चालुक्य डायनेस्टी वो 2-3 चालुक्य डायनेस्टी है, तो इसीलिए बताया जाता है कि वातापी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य। वातापी का मतलब है वातापी इनकी डायनेस्टी कैपिटल हो जाएगी और चालुक्य क्या हो जाएगा, उनका कैपिटल हो जाएगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि चेरा जो डायनेस्टी है वो काफी पुरानी डायनेस्टी है। उसमें एक 9th सेंचुरी में एक डायनेस्टी डेवलप हुई जो जिन्होंने क्या किया था, अपनी कैपिटल बनाया था महोदयापुरम। ठीक है? महोदयापुरम में क्या किया था उन्होंने, डायनेस्टी कैपिटल बनाई और वहां से क्या है, रूल करना शुरू किया। और आपकी एनसीईआरटी में क्या है, मैं उसी के बारे में, ये बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात ये? अब यहां पर समझो कि जब हम चेरास की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान सुनते चलना। चेरास जो है वहां कहां से रूल कर रहे हैं, महोदयापुरम। ठीक है, अब एक बात समझना, जब चेरास यहां पर आए हैं तो चेरास क्या कहे, यहां पर जो बेसिकली जो लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, वो मलयालम है। और मलयालम लैंग्वेज बहुत पहले से बोली जा रही है। ऐसा माना जाता है कि जो मलयालम लैंग्वेज है वो संस्कृत से ओरिजिन होकर निकली है, मतलब संस्कृत से निकली है। हाँ, संस्कृत बहुत पुरानी लैंग्वेज है। अब देखो, इसके बारे में एक बात ये मैं और भी बता दूं कि जो साउथ के जो लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि जो तेलुगु लैंग्वेज है, तेलुगु जो है मलयालम से भी पुरानी है। जो तेलुगु लैंग्वेज है वो ऐसा कहते हैं कि संस्कृत से भी पुरानी ये लैंग्वेज है। हाँ, उनका ऐसा मानना है। लेकिन ये डिबेट पे हम नहीं आएँगे, हम ये समझेंगे कि जो महोदयापुरम में जो केरला है, हाँ, कोई बेस मतलब है नहीं उसका पढ़ने का। तो डिबेट के बारे में क्या ही पढ़ोगे आप लोग। बस यहाँ समझो कि जो महोदयापुरम है, महोदयापुरम में क्या है, चेरा डायनेस्टी है, उस चेरा डायनेस्टी में क्या था, वहाँ पर मलयालम लैंग्वेज बोली जाती थी। और वहाँ के जो लोकल लोग थे, वो मलयालम लैंग्वेज ही बोलते थे। और जो यहाँ के जो शासक हुए, जो रूलर्स हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपने शुरुआत में इंस्क्रिप्शंस, जितने भी अभिलेख जिसको कहते हैं, वो इंस्क्रिप्ट करवाए, वो भी क्या, कौन से लैंग्वेज में थे, तो मलयालम लैंग्वेज में ही थे। ठीक है, ध्यान सुनते चलना, मलयालम लैंग्वेज में ही थे। बाद में आप ये देखोगे कि ये जब 12th सेंचुरी में आते हैं, उसके बाद इन्होंने बहुत सारी रिटन बुक्स लिखनी शुरू की। जैसे अगर हम बात करें तो एक लीला, है ना, करके एक बुक है, क्या नाम है उसका, देखो अभी, हाँ, लीला तिलकम, ठीक है। उसको इन्होंने क्या है 12th सेंचुरी में क्या है, इन्होंने लिखवाया, ठीक है। और इसके बारे में एक चीज समझ लो कि जो लीला तिलकम जो बुक है, ठीक है, यहां पर देखो मैं दिखा दे रहा हूं आपको, कहां गया, ये लिखा हुआ है, ठीक है, लीला तिलकम जो बुक है, ठीक है, इसके बारे में समझना है कि ये एक क्या है, ये ग्रामर एंड पोएटिक्स की बुक है। मतलब एक चीज समझना है कि जो भी रूलर हुआ करते थे, वो उनके उनके दरबार में एक तरीके से जैसे सभा भवन लगता है, तो सभा भवन में बहुत सारे साहित्यकार, हिस्टोरियंस, ठीक है, बहुत सारे उनके जो उनके बारे में, राजाओं के बारे में लिखने वाले लोग होते, पोएट्स जिसको आप कह सकते हो, वो लोग लिखते थे। तो एक ऐसी क्या है, लीला तिलकम का एक बुक है जो ग्रामर की और पोएट्स की एक बुक है। और ये बेसिकली क्या लिखा गया है, मनी प्रबलम। मनी प्रबलम क्या है, मनी प्रबलम एक तरीके से कह लो कि एक लिखने का एक तरीका, एक शैली होती है, जैसे हम लोग देवनागरी बोलते हैं, ठीक है, लेटिन बोलते हैं, ये क्या है, ये एक लिखने का शैली है। ऐसे मनी प्रबलम क्या है, लिखने की शैली है, जो जिसका मतलब क्या होता है, डायमंड्स एंड कोरल्स, ठीक है। और देखो क्या, कोरल्स मूंगा होता है, कोरल्स का मतलब होता है, जो देखो कोरल्स क्या होते हैं, ओशियन होता है ना,
ओशियन में कुछ एक तरीके से पौधे नहीं होते, वो जीव होते हैं। वो ओशियन जो वाटर के जो मराइन वो, हाँ, कोरल में नहीं, नहीं, लक्षद्वीप है। सुनो, कोरल क्या होते हैं, एक उनको मूंगा चट्टान बोलते हैं हिंदी में। कोरल जो है वो एक तरीके से स्पीसीज हैं, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो जीव होते हैं, जब वो मर जाते हैं, और ये जो कोरल क्या होता है, कोरल जीव जो होते हैं उसमें एक खोल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो होती है उनकी कवर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। जब वो जो भी जीव हैं, वो जो स्पीसीज हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो जो उनकी कवर है वो अलग हो जाती है, और वो कवर इकट्ठी होती रहती है। जब इकट्ठी वो काफी लंबा सा एक एरिया बना देती है तो उसको कोरल रीफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोरल का मतलब समझ में आया क्या होता है, एक तरीके से मराइन फौना है। हाँ, बनते, हाँ, वो अलग। लेकिन ये बेसिकली देखो क्या होता है, ये बहुत फ्रेश वाटर में ही रह सकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर ना हो उस वाटर का, वहीं वो रह सकते हैं, ना ही ओशियन के ज़्यादा अंदर रह सकते हैं, है ना, मिडिल में नहीं रहते, ऊपर ही रहता ज़्यादातर ये। तो हर जगह नहीं मिलते इसलिए ना, जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ मिलेंगे ही नहीं। हाँ, क्यों मिलेगा, क्योंकि ये बेसिकली कहाँ पर है, ये सब ट्रॉपिकल के और पास में, बल्कि ट्रॉपिकल रीजन के पास है। और ट्रॉपिकल रीजन में बारिश तो होती है, लेकिन सॉरी, टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद में क्या हो, बारिश भी डेली हो जाती है, तो उसमें टेम्परेचर क्या है, कम हो जाता है उसका, मेंटेन रहता है, उस वजह से ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ बढ़ नहीं पाता। तो समझ में आइए, ये क्लियर हो रही है। डायमंड और कोरल इसका क्या है, मीनिंग है। और बेसिकली ये देखो किस किस लैंग्वेज में, ये संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज में क्या है, लिखी गई। रीजनल लैंग्वेज मलयालम, मलयालम क्या है यहाँ की, रीजनल लैंग्वेज है। क्लियर है बात, ये समझ में आ रही बात ये। तो यहाँ पर अभी ये देखो, ये मैन्युस्क्रिप्ट है जो मैंने बताया कि ये मलयालम लैंग्वेज में इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो रूलर्स थे, हाँ, जो रूलर्स थे उन्होंने क्या है, कई मैन्युस्क्रिप्ट, वो क्या है, इनक्रिप्शन लिखवाए, मतलब अभिलेख लिखवाए, और वो एक इसमें का मैंने एक इमेज दे दिया आपको, इस तरीके लिखा जाए। हाँ, आप तो पढ़ सकते हैं भाई, मलयालम लैंग्वेज आप तो लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप तो आराम से पढ़ लेंगे, पढ़ पा रहे हैं तभी तो हम लिख लगा पा रहे हैं इसको। ये बताओ। हाँ, देखो मैं बता दूं, ये जो है ना इंस्क्रिप्शन, देखो इंस्क्रिप्शन ये किस पे लिखा गया है, ये पत्थर पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो इंक्रिप्शन जो होते हैं, जो अभिलेख होते हैं, वो कई जगह पर इंक्रिप्ट करवाए जा सकते हैं, पत्थर पर, कागज पर, दीवाल्स पर, पाम लीव्स पर, लकड़ी पर। इंक्रिप्शन का मतलब होता है लिखना, ठीक है ना, और वो अलग अलग मटेरियल्स पर इंक्रिप्ट करवाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कहा जाता है कि जो अशोक, सम्राट अशोक थे, उन्होंने 1,80,000 अभिलेख बनवाए, इंक्रिप्शन, अलग अलग जगह पर क्या है, इंस्क्रिप्शन, 80,000, हाँ, बौद्ध साहित्य जो है ना उसमें बताया गया, ठीक है ना। क्लियर है बात ये, कोई दिक्कत, मैं अब इसको रीड कर दूं। देखो यहाँ पर, द चेरास किंगडम ऑफ महोदयापुरम was established in the 9th century in the southwestern part of the peninsula। ये देखो साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द, ठीक है ना, पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला, केरला मैंने बताया आपको। फिर देखो, द रूलर इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शन। मैंने बताया कि ये मलयालम लैंग्वेज में ही क्या कर रहे थे, अपने इंस्क्रिप्शन को क्या कर रहे, इंस्क्रिप्ट करवा रहे थे, ठीक है, क्लियर बात है। फिर देखो, एट द सेम टाइम द चेराज आल्सो ड्रू अपॉन संस्कृत ट्रेडिशन। अब मैं आपको बताता हूं कि साउथ में देखो, एक चीज समझना, कि जैसे जब हम भारत की बात करते हैं, ध्यान सुनना, जैसे जब हम भारत की बात करते हैं, ठीक है, जैसे जब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया है। तो नॉर्थ इंडिया में जब हम बात करते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में यहां पर क्या था, यहां पर एक वैदिक कल्चर था, और वैदिक कल्चर में संस्कृत जो थी वो लैंग्वेज थी, हाँ, संस्कृत लैंग्वेज थी। अब बात हमें यह समझना है कि संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो साउथ इंडिया कैसे गई, तो कोई तो गया होगा लेकर उसको। तो हमारे भारत में एक ऋषि हुए जिनका नाम है अगस्त ऋषि, या जिनको अगस्त मुनि भी कहा जाता है, ठीक है ना। वो क्या हुए थे, वो भारत की जो वैदिक संस्कृति थी, जो नॉर्थ इंडिया की जो वैदिक कल्चर था, उसको वो साउथ इंडिया लेकर गए,
और उसके बाद साउथ इंडिया में वैदिक कल्चर धीरे धीरे फैलने लगा। उसी के बाद आप देखो ना कि वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ये सब आए हैं। और उसी के बाद आप देखोगे कि जो वैदिक कल्चर, जो ट्रेडिशन था, वैदिक जो ट्रेडिशन था, जो वैदिक में जो संस्कृत जो लैंग्वेज थी, वो साउथ इंडिया के लोग भी क्या है उसको अडॉप्ट कर रहे थे। और साउथ इंडिया के जो किंग थे, जो राजा महाराजा थे, वो अपने दरबार के अंदर वहां जो संस्कृत की जो पोएट्री हुआ करती थी, जो संस्कृत के जो ग्रंथ हुआ करते थे, जो भी होते थे, उनको क्या है वहां पर उनका प्रवचन, उनकी जो डांस फॉर्म में चीजें करवाना, वो चीजें करवा रहे थे। और उसका इंपैक्ट इसीलिए आप देखोगे कि साउथ इंडिया में धीरे धीरे क्या है, संस्कृत के जो वैदिक कल्चर है या संस्कृत लैंग्वेज है, उसको लोग अडॉप्ट करने लगे। तो याद रखना है कि वैदिक कल्चर को साउथ में कौन लेकर गया, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, नॉर्मली लोगों को नहीं बताते हैं, लेकिन ये चीज समझना है कि कैसे गए यहां पर। उसके बाद धीरे धीरे फ्लो आप देखोगे कि कई सारे लोग जो नॉर्थ इंडिया के थे वो साउथ इंडिया में गए, और साउथ इंडिया के कई लोग नॉर्थ इंडिया में गए। जैसे अलवार नयनान जो यहाँ के थे, जो जिन्होंने वैष्णव और शैव धर्म बना, ठीक है, स्टैब्लिश किया था, वो नॉर्थ इंडिया में लेकर गए साउथ इंडिया के कल्चर को। और इसीलिए आप देखो ना, नॉर्थ और साउथ इंडिया का कल्चर आप एक जैसा दिखेगा आपको लगभग। हो गया, अभी ट्रेडिशन अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको मर्ज होती हुई दिखेंगी। बात समझ में आ रही ना? कैसे? हाँ, नहीं नहीं, वो अलग है। कौन सा अलग किया बीच में? ये ये ओशियन है। नहीं नहीं, ये पाकिस्तान है यहाँ पर। हाँ, कक्ष, कक्ष बना हुआ है, ये कक्ष वाला रीजन है। कैसे कवर करोगे? डिवाइड करके बनाएगा, पूरी लाइन खींची गई। छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है ये ऐसा। हाँ, तो बात समझ में आ गई? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि नहीं हो गया? ये जो मैं पॉइंट समझा रहा, एट द सेम टाइम द चेरास आल्सो ड्रॉ अपॉन संस्कृत ट्रेडिशंस। तो कैसे क्या समझ में आ गई बात? ये क्लियर है ना ये बात? तो हाँ बोला करो, सर नहीं हिलाना होता, हाँ बोलो। सर, चलो। फिर इसके बाद मैंने ये मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में दिखाई दिया आपको। फिर यहां पर देखो, द टेम्पल ट्रीटेड ऑफ केरला। अब देखो टेम्पल ट्रीटेड मतलब क्या है, इनके जो मंदिर होते थे, उन मंदिर के अंदर आप देखोगे विच इज ट्रेस्ड टू दिस पीरियड borrowed स्टोरी फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स। मैंने क्या बताया कि इनकी जो राजा महाराजाओं के जो दरबार होते थे वहां पर, जो टेम्पल होते थे वहां पर, जो संस्कृत जो भी महाकाव्य थे, जैसे अगर हम बात करें तो भगवत गीता है, रामायण है, ठीक है ना, वेद हैं, जो 4 वेद हैं जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, उपनिषद हैं, ये सब क्या हो रहे थे, ये मंदिरों में, यहाँ के साउथ के जो मंदिर हैं, वहां के जो रंगमंच हुआ करता था, वहां पर क्या है फॉर्म किए जा रहे थे। लोग उनको सुन रहे थे, सुना रहे थे, गाना के फॉर्म में, डांस के फॉर्म में चीजें चल रही थी संस्कृत की। बात समझ में आ रही ना? तो देखो, द फर्स्ट literary work in Malayalam date to about the 12th century are directly indebted to संस्कृत, ठीक है ना? तो ये क्या था कि अगर आप देखोगे कि यहां से आपको चीजें क्लियर रही बात, आगे बढ़े। तुम्हारा खाना पीना बंद नहीं होता क्लास में, ये बात समझ में? क्या? अरे ठीक। वो मैं खुद से, मैं खुद टाइप करता हूँ ना, इस वजह से। क्या क्या नाम बताया था आपने? अजीत शाह, समझ में आ रहा है अजीत शाह? क्लियर है बात? ये कोई पॉइंट यहां से दिक्कत तो नहीं है? अब आगे, आगे मैंने ये भी समझा दिया कि इंटरेस्टिंगली इनफ एट 14th सेंचुरी टेक्स्ट द ललित कलम डीलिंग विथ ग्रामर एंड पॉइंट्स वाज कंपोज इन मनी प्रॉब्लम लिटरेरी, ठीक है। इसका मीनिंग मैंने बताया, डायमंड एंड कोरल्स। इसको मत दिया करो पानी वानी, नैमिषा को पानी देती तो वो खत्म कर देता है पूरा, पानी लाना ही बंद कर दे इसके चक्कर में। रेफरिंग टू द टू लैंग्वेज संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? ये कोई प्रॉब्लम हो गया? ठीक है। अब हम समझेंगे रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, द जगन्नाथ कल्ट।
अब यहाँ पर एक बात समझना है सबसे पहले, संप्रदाय होता है वैसे तो। अब तुमने मीनिंग पूछी थी ना तो मैंने बता दिया। देखो, जगन्नाथ जो टेम्पल है, बेसिकली एक टाइप होता है। जब हम टेम्पल्स जब हम पढ़ते हैं तो इसमें टेम्पल्स में कई शैलियाँ होती हैं, जैसे द्रविड़, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। अब ये अलग-अलग संप्रदाय हैं। उस संप्रदाय के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है जगन्नाथ। क्लियर है बात ये? समझ में आई? अभी अभी डिस्कस कर देंगे, थोड़ा-सा रुक जाओ, अभी डिस्कस कर। पहले देखो ये समझो कि रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस द जगन्नाथ कल्ट के बारे में समझो। देखो अभी तो हमने ये देखा कि लैंग्वेज के बेसिस पर वहां क्या हो रहा है, चीजें डेवलप हो रही थी। अब यहां पर आप देखोगे कि कुछ जो रिलीजियस जो ट्रेडिशंस हैं उसके वजह से क्या हो रहा है, आप देखोगे कि कुछ एक रीजन में क्या है, वहां का पूरा कल्चर डेवलप हो जा रहा है, वहां की चीजें पूरे डेवलप हो जा रही हैं। जैसे कि जब हम बात करेंगे जगन्नाथ टेम्पल की, तो जगन्नाथ टेम्पल बेसिकली जब हम बात करेंगे तो ये बेसिकली टेम्पल नहीं था। यहाँ पर कुछ ट्राइबल सोसाइटी रहा करती थी। वो ट्राइबल्स लोग क्या करते थे, यहाँ के जो लोकल जो गॉड्स थे, या अगर हम बात करें तो जो लोकल गॉड थे उनका नाम था जगन्नाथ। वो लोग लकड़ी की मूर्ति बनाकर या वुडन, अगर हम कह सकते हैं स्कल्पचर बनाकर क्या है वो पूजा करते थे। बाद में क्या होता है कि 12th सेंचुरी एडी के आसपास क्या होता है, यहां पर एक गंग डायनेस्टी आती है। मैं आपको बता दूं, गंगा डायनेस्टी मत बोलना मेरे क्लास में कभी भी, क्योंकि गंगा नहीं होता, गंग होता है। भारत में कोई भी गंगा डायनेस्टी नहीं हुई है। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, यूट्यूब पे पढ़ाते हुए देखा है, वो गंगा डायनेस्टी बोलते हैं। वो गंगा डायनेस्टी नहीं होता है। अंग्रेजों ने हमारी इंग्लिश खराब कर दी, हमारे लोगों का नाम खराब कर दिया। जैसे भारत में एक एक व्यक्ति का नाम आप जानते हो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का, वो वास्तव में टैगोर है ही नहीं, वो ठाकुर थे। अंग्रेज ठाकुर नहीं बोल पाते थे तो उनको वो टैगोर टैगोर बोलते थे, और हम लोग भी उनको टैगोर लिखने लगे। हाँ, समझ रहे हो, वो ठाकुर थे, बल्कि रविन्द्रनाथ ठाकुर, द्वारिकानाथ ठाकुर। अंग्रेज उनका नाम नहीं ले पाते थे, उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं कर पाते, तो उनके जो भी जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट है सब में वो ठाकुर टैगोर टैगोर लिखने लगे। अब बाद में सब जितने भी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक, उसमें सब में ठाकुर लिख कर आने लगा, सॉरी टैगोर लिख कर आने लगा। ऐसे ही जो डायनेस्टी है वो गंगा डायनेस्टी नहीं है, गंग डायनेस्टी है। हाँ से याद रखना, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं गलत बोल देते हैं, गंग होता है डायनेस्टी। भारत में गंगा डायनेस्टी नामक कोई डायनेस्टी नहीं, पूरा इतिहास उठाकर देख लो। उड़ीसा में जो एक फेमस डायनेस्टी है वो है गंग डायनेस्टी। समझ में आई बात है? यूट्यूब पर ही बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं भी 2-3 लोगों को मैंने देखा कि ये लोग क्या बता रहे हैं, तो वो भी सेम यही बता रहे हैं, गंगा डायनेस्टी। और बहुत फेमस टीचर है, ठीक है ना? ठीक, देखो लिखा ऐसे है, मैं ये मानता हूं इंग्लिश में लिखा है ऐसे गंगा, लेकिन आप सभी जानते हो कि वो अंग्रेज अपना अलग से लगा देते हैं वो हर चीज में। अशोका, जबकि अशोक होता है ना, नाम अशोक है, क्या लिखेगा अशोका। तो यहां पर गंग डायनेस्टी है, याद रखना इस चीज को। तो मैं इसलिए हिंदी में लिख रहा हूं, गंग वंश बोला जाता है हिंदी में। तो याद रखना, मैंने यहां लिखा है, रिमार्केबल चीज है, इसको गंगा मत बोलना। भले ही लिखो इंग्लिश में गंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना क्या है, गंग। टीचर भी बोले तो उसको भी उनको भी करेक्ट करा देना, और नहीं माने तो गूगल करवा देना। हम्म? नहीं, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जरूरी है ये चीज। गलत प्रोनाउंस करेंगे तो कहीं पर अगर बोलना होगा तो हम लोग गंगा ही बोलेंगे, ठीक है ना? तो करेक्ट करना है इस चीज को। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जो लोकल जो गॉड थे जिनका नाम था जगन्नाथ, उनकी जो मूर्ति थी वो लकड़ी की वुडन की स्ट्रक्चर बनाकर वहां के ट्राइबल्स लोग पूजा करते थे, लोकल जो ठीक है गॉड थे। इसके बाद हमने बताया कि जो 12th सेंचुरी थी, 12th सेंचुरी में क्या हुआ कि यहाँ पर एक डायनेस्टी आई, उसी के एक किंग हुआ करते थे जिनका नाम था अनंत वर्मन चोड़ गंग बोला जाता था उनको, अनंत वर्मन चोड़ गंग। अब सोचो, आपके सिर्फ अनंत वर्मन लिखा, पूरा नाम भी नहीं लिखा इन्होंने, ठीक है ना? देव भी बोला जाता उनको, अनंत वर्मन चोड़ गंग देव बोला जाता था। बस आप अनंत वर्मन याद रखोगे, देखो है कि नहीं?
वही मैं कह रहा हूँ ना, इन्होंने सब उल्टा सीधा कर रखा है अंग्रेजों ने। तो ठीक है। हाँ। क्या करोगे भाई, समझ रहे हो ना, जबकि होता हम्म, पुरुषोत्तम होते जबकि, ठीक है ना। तो अब क्या है कि जो अनंत वर्मम चोड़गंग जो देव थे, उन्होंने क्या किया, 12th सेंचुरी में क्या किया कि जो पुरुषोत्तम जो सॉरी ये जो जगन्नाथ जो था, इन्हीं का क्या है टेम्पल बनवाना शुरू किया। ठीक है। बाद में इनके बाद एक और किंग आए जिनका नाम था कि अनंग भीम देव जिनका नाम था। उन्होंने क्या किया, इस टेम्पल को पूरा बनवाया। और जगन्नाथ जो टेम्पल है ना, जगन्नाथ की जब हम बात करते हैं, जो ये टेम्पल है, ये टेम्पल किसका है? तो आपने देखा होगा जगन्नाथ जो रथ यात्रा निकलती है, इस मंदिर के अंदर 3 लोगों की मूर्ति है। श्री कृष्ण भगवान नहीं, भगवान जगन्नाथ। देखो जगन्नाथ का मतलब होता है जगत के स्वामी, जगत के नाथ, नाथ मतलब स्वामी होता है। तो भगवान विष्णु को जगत के स्वामी माना जाता है। तो भगवान विष्णु के जो अवतार थे, कौन थे? श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण, उनके जो बड़े भाई थे बलभद्र, जिनको बलभद्र कहा जाता है, बलराम कह सकते हो, और उनकी जो बहन थी सुभद्रा, उन तीनों लोगों की मूर्ति जो है यहाँ पर लगाई गई इसमें। और जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, तो पूरे जो पुरी है, जो पुरी है, जगन्नाथपुरी में बना हुआ है, पुरी उड़ीसा में, तो वहां की पूरी भ्रमण कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान क्या करेंगे, अपने भक्तों के कष्ट को देखेंगे। जब वो निकलेंगे, तो वो अपने भगवान जितने भक्त हैं उनकी यात्रा कर जब जाएगी, तो जितने भी दुख हैं वो देखते हुए जाएंगे, बाद में उन्हीं का निवारण करेंगे भगवान। कौन? कौन अशोक? अशोका तो ग्रेट। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल मानते थे। वो जब अशोक जब वो थे, जब वो सम्राट नहीं बने, तो उससे पहले तो वो हाँ। उस टाइम पे लोग हाँ, रिलीजन बहुत पुराना है भाई, वैदिक कल्चर तो हमारा बहुत पुराना है ना, उनसे बहुत पुराना है। और और उससे भी पहले अगर हम बात करें, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो उससे भी पुराना है। हाँ, हाँ, ये तो बहुत बाद की बात है, अशोका तो बहुत बाद में आए हैं, वो तो बहुत पहले ही मानने लगे। तो ये बात समझ में आ गई? क्या बता रहा था मैं? हाँ, रथ यात्रा। ठीक है। और एक चीज़ ये जान लो इस मंदिर के बारे में, ये जो मंदिर है ना, ये जो मंदिर है, ये जो जितने भी हमारे 4 धाम हैं, आपने सुना होगा 4 धाम के बारे में? बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और ये जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जो मंदिर है, वो जो टेम्पल है, वो 4 धामों में एक धाम है। नहीं, वो अलग है। केदारनाथ नहीं आता। 4 धामों में बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी द्वारकानाथ और ये पुरी का जगन्नाथ टेम्पल, ये 4 धामों में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी वजह से। और समझो, ये जो टेम्पल बनाया गया, देखो टेम्पल को बनाने की 3 शैलियाँ होती हैं, नागर, बेशर, द्रविड़। ध्यान सुनना, जो नागर शैली है वो नॉर्थ इंडिया में होती है। नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल बने हैं वो नागर शैली में होते हैं। नागर ही होगा उसका इंग्लिश में, ठीक है? ऐसे लिखा होता है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ उसको इंग्लिश, नागर ऐसे लिखा होगा, ठीक है ना? बेशर ऐसे लिखा होगा, ठीक है ना? द्रविड़ ऐसे लिखा होगा, ठीक है? तो जो नागर शैली है वो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल हो गए, जो द्रविड़ शैली है वो साउथ इंडिया के टेम्पल हो गए, और जो बेशर शैली है जो ना, वो नॉर्थ और साउथ इंडिया जो ट्रेडिशनल वाला जो रीजन है, जैसे महाराष्ट्र का कुछ रीजन आ जाएगा, जैसे जैसे अगर हम बात करें उड़ीसा वाला जो रीजन टू टेम्पल है, तो वो सब नागर शैली, सॉरी बेशर शैली में है। नहीं, एमपी नहीं, ठीक है, वो नॉर्थ इंडिया में नागर शैली में आ जाता है। तो ये जो टेम्पल बना वो किसमें बना है? बेशर शैली में। क्लियर बात, ये कुछ चीजें क्लियर हो गई? क्या क्या चीजें क्लियर हुई? पहली बात तो ये कि ये जो जगन्नाथ जो हैं वो एक लोकल गॉड हैं, जो शुरुआत में जो वहाँ का ट्राइबल सोसाइटी हुआ करती थी, वो लोग क्या करते थे, जगन्नाथ की जो वुड की लकड़ी की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। बाद में यहाँ पर एक गंग डायनेस्टी आई, उस गंग डायनेस्टी में एक किंग हुआ करते थे जिनका नाम था अनंत वर्मन चंडगंग, है ना? चोड़गंग देव उनका नाम था। उन्होंने क्या किया, एक टेम्पल बनवाया, उसकी इनिशियल फेज शुरू करवाया उस मंदिर को, ठीक है? उसके बाद उन्होंने थोड़ा बनवाया, उसके बाद एक और किंग आए जिनका नाम क्या है, अनंग भीम देव। उन्होंने क्या इसको पूर्ण करवाया। और इस मंदिर में क्या है, जो जगन्नाथ मंदिर जो है, ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये मंदिर पुरी में बनवाया गया है, उड़ीसा के तटी कोस्टल इलाका है वहां पर पुरी में बनवाया गया है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 लोगों की मूर्तियां हैं, जो कौन कौन से भगवान है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान है, बलदेव भगवान है ना, और इसके बाद कौन है, सुभद्रा जी उनकी, ठीक है? और मैंने ये बताया कि ये 4 धामों में एक धाम भी आता है,
और मैंने एक चीज़ इसमें एक और ऐड कर दी कि ये बेसर शैली का टेम्पल है। इतनी चीज़ें पता है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? स्टोरी क्लियर हो गई? अब देखो यहाँ पढ़ देते हैं हम, देखो। इन अदर रीजन, रीजनल कल्चर ग्रो अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन, ठीक है? फिर यहाँ पे देखो, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ। अब आप था नहीं पढ़ना, जगन्नाथ ही पढ़ना। एक ही मात्रा मैंने बता दी। ऐसे इसमें भी काट दें गंग, इसमें भी काट देते हैं, इसमें भी काट देते हैं, ठीक है ना? ये अब ठीक है ना? अब सही आ गए ना? हाँ हाँ, ये कर ही देते हैं आज सही। समझ में आ गई बात है? अब सही है, गंग डायनेस्टी भी हो जाएगा, जगन्नाथ टेम्पल भी अब देखो इसमें जगन्नाथ मतलब लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, लॉर्ड ऑफ वन मतलब जगत के स्वामी, ठीक है? और वो कौन है? विष्णु जी। और विष्णु को जो अवतार जो कौन है वो? श्री कृष्ण जी। और बहुत सारे हैं। आ नेम ऑफ विष्णु फॉर विष्णु, विष्णु जी एट पुरी ओडिशा में बना है, ठीक है? क्लियर है? इन द 12th century, one of the most important rulers of the Gang dynasty, अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव नाम है इनका, ठीक है? लेकिन आप क्या रखोगे याद? सिर्फ अनंत वर्मन, ठीक है? डिसाइड टू इरेक्ट टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। पुरुषोत्तम का मतलब होता है जो पुरुषों में महान उत्तम होते हैं, जो सभी सर्वगुण संपन्न, और वो उसमें क्या उन्होंने जगन्नाथ टेम्पल को बनवाया, बनवाना शुरू किया, इरेक्ट कराना शुरू किया, ठीक है? यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है ना? यहाँ पे मुझे एक चीज दिमाग में आ रहा था, मैं बताना, देखो उसी समय बता देता तो सही रहता, अब दिमाग से निकल गया मेरे। क्या बताने वाला था मैं? अब नहीं आएगा वो, आएगा तो बता देंगे, चलो। अब देखो, एज द टेम्पल गेन्ड इज इन इम्पोर्टेंस एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज पिलग्रिमेज, इट्स अथॉरिटी इन द सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर आल्सो इंक्रीज। देखो ये समझो कि जो टेम्पल था, ध्यान सुनना, क्योंकि मैंने आपने ये समझा कि जो यहाँ पर जो रिलीजियस जो चीजें डेवलप हुई, वो रिलीजन के ऊपर, रिलीजियस के आसपास, इस टेम्पल के आसपास सारी मतलब ये टेम्पल इतना इंपॉर्टेंस हो गया कि इसका सोसाइटी में पॉलिटिकल जो चीजें थे उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने लगा, और सारी चीजें इसी टेम्पल के चारों तरफ घूमने लगी। और जो भी बाद में जितने भी इन्वेडर्स थे, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के लोग हों, चाहे वो मराठा हों, और चाहे इन्वेडर में मराठा नहीं आएंगे, लेकिन भाई उड़ीसा में शासन, मतलब ये लोग आक्रमण कर रहे हैं तो उनको इन्वेडर ही कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया कि जब ये आए, मुगल हो, चाहे मराठा हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, जो इन्होंने क्या किया, जब वहां पर उड़ीसा को जब कैप्चर करना चाहा, तो उन्होंने सबसे पहले ये चाहा कि हम ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल को कैसे भी करके कंट्रोल कर लें। अगर ये टेम्पल हमारे कंट्रोल में आ जाएगा तो लोग हमारी बातों को मानेंगे, हमारी जो अथॉरिटी है उसको क्या है, एक्सेप्ट करेंगे। समझ भाई है? तो इसीलिए जो टेम्पल था ना, वो सोशली एंड पॉलिटिकली बहुत अब इंपॉर्टेंस रखने लगा उस जगह पर, और आज भी बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है ना? इस पे नहीं, वो जो गुजरात का जो सोमनाथ जी का मंदिर है ना, शिव जी का मंदिर था, उस पे 17 बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, 17 टाइम्स गोल्ड लेने का। अभी भी अब तो उखाड़ के सब ले गया, वो क्या बचा उसमें? महमूद गजनवी। समझ में आई बात? तो क्या कर लेते तुम? अब यहाँ पे देखो, all those who conquered Orissa, such as the Mughal, the Marathas, and the English East India Company, attempt to gain control over the temple. भाई वही तो लिखा हुआ है, उसी के बारे में तो पढ़ ले हम लोग, ठीक है? क्लियर है बात ये? अजीसा, समझ में आ रही बातें? कोई दिक्कत? चलो, हाँ वो आती थोड़ा सा। देखो ये टेम्पल देख लो, ऐसा टेम्पल दिखता है ये, और ये। देखो एक चीज समझ लो, साउथ के जितने भी टेम्पल आपको दिखेंगे ना, वो ऐसे ही बने हुए दिखेंगे। ये एक शैली होती है, इसलिए तो मैंने बताया ये बैसर शैली का है, स्टाइल होता है ना? ठीक है, समझ में आ रही है? स्टाइल इसको बोलते हैं, शैली का मतलब स्टाइल। कहाँ? वो फ्लैग होता है, मोर का पंख नहीं। कहाँ पे है?
कुछ और, उसको कलश बोलते हैं। क्या? वो क्या? ये? हुँ? मोर का पंख नहीं होता वो। नहीं भाई। होता होगा, मुझे इसके बारे में नहीं आइडिया। हुँ? छत्रक होता है वो, सुनो, वो छत्रक होता है, वो बना रहता है, झंडा हो सकता है कि निकाल के लगाते होंगे डेली पंडित सुबह-सुबह 5 बजे उठ के। एक मूवी तो इसके ऊपर शायद बनी है ना? चलो शरा इधर आ जाओ। हुँ, आपस में मत, इधर पूछो। पीछे की बातें क्लियर हो गई? 2 टॉपिक क्या? नहीं, इतना तो मिस्टीरियस देखो, ये जितने भी टेम्पल्स हैं, ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये इंडिया जो गवर्नमेंट है उसकी प्रॉपर्टी है। और कुछ जगह पर क्या है, मंदिर के कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर नॉर्मल लोगों को अलाउ नहीं होता। वहाँ पर आप नहीं जा सकते। जैसे अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगह पर, जैसे अभी मैं एक फोर्ट गया था। उस फोर्ट में भी एक अंदर मंदिर है। उस मन पूरा फोर्ट घूमने को आपको दे दिया जाएगा, लेकिन उस मंदिर में एंटर करने नहीं दिया। पता नहीं क्यों नहीं दिया? मतलब वो ऐसा माना जाता है, वो कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा सोना-चांदी रखा हुआ है। ठीक है? ठीक है? तो बहुत सारी जगह रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उसके अलग-अलग रीज़न होते हैं, क्यों नहीं जाने दिया जाता है। वो एग्ज़ैक्टली तो देखो ना कोई डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जो कहानियाँ चल रही हैं लोग उसी को मानने चल रहे हैं, है कि नहीं? अगर डॉक्यूमेंट में लिखा हो तो हम उसको पढ़ के बता सकते हैं कि हाँ, चलो ठीक है। मैं गया था तो मैंने फिर सर्च किया जो फोर्ट में मैं जब गया, तो कहीं पर कुछ नहीं मिला मुझे देखने को, सुनने को। लेकिन लोग बताते हैं कि यहाँ बहुत सोना है, बहुत सारा सोना है, चोरी ना हो जाए इसलिए लोग नहीं मान लेते भाई उसी बात को, क्या ही करोगे? हाँ, वो सारी चीज़ भाई, सनातन जो धर्म हमारा है, वो बहुत ही अभी उसपे बहुत सारा रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो हमारा रिलीजन है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और कई हज़ारों साल पुराना है। वो वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक्चुअली क्या है, हाँ, वो एक्चुअली होता क्या है ना कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो करती है। उसमें देखो ये इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। होता क्या है ना देखो, जैसे कि आप रह रहे हो, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं कि हमारे जो हज़ारों सालों में क्या हुआ वहाँ पे, मिट्टी नहीं गिरती। जैसे देखो मान लो ये प्लेन एरिया है, ठीक, ध्यान सुनना। आप कुछ लोग आके यहाँ पर रहने लगे, तो ये जो स्पेस है ये थोड़ा ऊँचा हो जाएगा, ठीक है? फिर वो यहाँ से सफ़र कर गए, फिर ये क्या है, फिर कोई आके रहने लगे, फिर ये और ऊँचा हो जाएगा। इसीलिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो लोग होते हैं, ठीक है ना? वो क्या करते हैं, जो भी ऊँचे-ऊँचे सुनो, जो भी ऊँचे-ऊँचे गुम्बद या टीला होते हैं, वो रिसर्च का बहुत बड़ा एक ज़रिया बन जाता है कि अगर हम खोदेंगे या तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें क्या है, पुरानी चीज़ें मिल जाएँगी। जैसे संभल में अभी जो डिबेट चल रहा है, संभल का जो मंदिर है, तो कोई अंदर नहीं मिला है, वो तो पास में ही मिला है, ठीक है ना? देखो इस पे क्या है, हम ज़्यादा बात करने से कोई मतलब है नहीं, आप काम की चाट पूछिए। फिर डिबेट वाली चीज़ें होती हैं, फिर दिक्कत होगी। हुँ? देखो अभी द्वारिका की भी तो बात चल रही है। इंडस वैली सिविलाइज़ेशन जो है वो भी तो पूरा ज़मीन के अंदर ही तो मिली है। खुदाई कर रहे थे, रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, वहाँ पर ईंटें मिले। ईंटें मिलने के बाद खुदाई करवाई गई तो वहाँ पर पता चला एक पूरा कल्चर ही डेवलप हो गया था। एक सिटी पूरी डेवलप हो गई थी, है ना? एक पूरी सिविलाइज़ेशन डेवलप हो गई थी। मेसोपोटामियन सिविलाइज़ेशन की बात करते हैं, मेसोपोटामियन। हड़प्पा तो भारत में, मेसोपोटामियन उसमें ईरान ईरान में थी, ठीक है ना? तज़ला फ़रात सिविलाइज़ेशन। वही मैं कह रहा हूँ ना, देखो वो एक्चुअली वो उसके लिए इसलिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिए गए, जिसको एएसआई बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं। उसका काम यही है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, उसका एक्जिबिशन करो, उसकी खुदाई करो और उसके बाद क्या है वहाँ से जाना है।
तो जाओ, अच्छी बात है, हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री से उसके बाद ऑनर्स करो, पीएचडी करो और फिर वहाँ पे आप बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। अच्छी बात है ना? और कुछ कोई डाउट? आगे बढ़ें, जिज्ञासा खत्म हो गई, शांत हो गई, ठीक है ना? अभी और आइडिया आ गया। अब चलो, द राजपूत एंड द ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म। एक चीज समझो कि जब हम बात करते हैं राजपूत की, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, ये रीजन कहाँ पर है। तो ये ज्यादातर ये जो राजपूत का रीजन है वो है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, और इसमें भी राजस्थान वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये थे यहां पर। अब एक बात समझना है, जो राजपूत जो लोग हैं, इनके ओरिजिन को लेकर बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है। आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि राजपूत आए कहां से। मेरी बात सुनो, ठीक है, बहुत सारा डिबेट चल रहा है, बहुत सारे हिस्टोरियन इसके ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे सर जनरल जेम्स टॉड हैं, एक बहुत बड़े हिस्टोरियंस, वो भी लिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इनके ऊपर लिखा है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बाहर से इन्वेडर्स थे, भारत में आए, इन्होंने आक्रमण किया और भारत में बस गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो भारत के ही लोग हैं, जो मेन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग जो थे, जो भी राजकुल से जो जुड़े हुए लोग थे, जो किंग फैमिली से जुड़े हुए लोग थे, वही बाद में राजपूत बन गए, क्योंकि राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र। हाँ। नाम किसी का नहीं था, बाद में ही नाम आया है। वो रखा है पानी, लो पानी, हमारे लोगों को लेके रखा है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर देखो, एक कहानी सुना देते हैं, बस उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर जिज्ञासा आपकी शांत करने के लिए बता देते हैं। देखो, हमारे भारत में एक हिस्टोरी चलती, मतलब एक तरीके का वो चलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है, यहाँ पर एक ऋषि थे जिनका नाम था वशिष्ठ, ठीक है। ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया, राजस्थान में एक पर्वत है जिसका नाम है आबू पर्वत, आबू माउंटेन जिसको बोलते हैं। आबू माउंटेन पर एक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ से क्या हुए, 4 क्षत्रिय निकले, जिनमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये 4 लोग थे। और ये 4 ही क्या है, राजपूत हुए बाद में। और इन्हीं के जो और भी लोग होते गए, इन्हीं से जो डिवाइडेड ब्रांचेस होती गई, वो बाद में राजपूत कहलाए। तो ऐसा माना जाता है कि भारत में ये एक तरीके से कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति जो है एक यज्ञ से हुई है, का ओरिजिन जो है एक यज्ञ से हो रहा है। हाँ, एक यज्ञ से, ठीक है, क्लियर बात। अब ये क्या है, ये की चीजें हैं, हमें इसके बारे में ज्यादा डिबेट की बात नहीं, क्योंकि हिस्ट्री का डिबेट पर। लेकिन एक चीज हम ये जरूर कह सकते हैं साइंटिफिकली, कोई यज्ञ से कोई पैदा नहीं हो सकता। ठीक है ना, ठीक है। तो ये चीजें हैं, लेकिन हम उस पर डिबेट पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हाँ। अरे ठीक है भाई, राजपूताना ही रीजन है, नाम नहीं है, राजपूताना रीजन है। जिस जगह पर राजपूत लोग रह रहे हैं ना था, उस पूरे रीजन को राजपूताना बोलते हैं, ठीक है ना। ये सही है, इसमें कोई जरूरत, ठीक है। चलो, अब यहां पर देखो, इन द 9th सेंचुरी, और इससे पहले आपको राजपूत शब्द मिलेगा भी नहीं, ये भी बात, 9th सेंचुरी से पहले अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको राजपूत शब्द कहीं पर नहीं मिलेगा। 19 लिखा, लेकिन 9th सेंचुरी में बता दे रहा हूं, 9th सेंचुरी से पहले आपको कहीं पर भी राजपूत शब्द का नाम नहीं मिलेगा। उसी समय ये ओरिजिन हो रहे हैं, क्योंकि उसी समय मेडोल हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। तो द रीजन दैट कंसिस्ट मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान वाज कॉल्ड राजपूताना बाय ब्रिटिश, ठीक है ना। अब एक चीज समझो कि ये नाम ब्रिटिशर्स नहीं कह रहे हैं, बहुत पहले से ये रीजन था। राजपूताना जो रीजन था वो अकबर के टाइम पर भी था। जहां पर राजपूत लोग रह रहे हैं उसको हम लोग राजपूताना सब रीजन बोल रहे हैं, ठीक है ना। और ये अकबर के टाइम पीरियड में भी था और ये बहुत पहले से था, ठीक है। अब देखो, देयर वर एंड एरिया सेवरल ग्रुप्स हु आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज राजपूत इज मेनी एरियाज ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। जैसे यहां पर देखो, ये नदन में अगर आप देखो, यहां पर ये और ये वाला जो रीजन, ये कल्चुरी, त्रिपुरी के कल्चुरी हैं, अलग वो रीजन है। देखो ये अगर हम देखो, ये चहमांस हैं, ठीक है। यहाँ पर हम त्रिपुरी के कल्चुरी हैं, ठीक है। ये परमार है, मैंने बताया ना, चौहान, परमार, प्रतिहार और चालुक्य, 4 लोग थे। क्लियर बात, ये समझ में आ रही बातें, क्लियर रही बातें।
अब यहाँ पर एक चीज समझो कि जो राजस्थान जो लोग थे, वहां का अपना एक अलग कल्चर है। राजस्थान में जो लोग पैदा हुए वो एक तरीके क्षत्रिय ज्यादा लोग थे। उनको वो लड़ना बहुत अच्छे से जानते थे। रीजन ये भी था कि जिस रीजन में ये हैं, उसी रीजन से कोई भी इन्वेडर बाहर से जब वो आता था भारत में, तो इसी रीजन से होकर गुजरता था। तो इनको अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ के लोगों को, मतलब क्षत्रिय लोग होते थे, एक तरीके से लड़ना इनको बहुत पसंद था। ये लोग लड़ते बहुत थे, मतलब ये लोग एक योद्धा टाइप के लोग होते थे। ठीक है ना? यहाँ पर एक कहानी भी चलती थी, देखो मुझे याद नहीं आ रही है, तो बताएँगे कभी, है ना? मतलब एक पोएम चलती थी, ठीक है ना? काफ़ी दिन हो गया मैंने पढ़ा नहीं, रिवाइज़ नहीं किया। बहुत अच्छी है लेकिन वो। ठीक है? तो यहाँ पर क्या था कि ये लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। हुँ। हाँ, वही। मुझे भी एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रही। गूगल में नहीं मिलेगी वो, ठीक है? वो नॉर्मली गूगल पे नहीं मिलेगी, बुक्स में ही रहती है। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत बड़े योद्धा हुए। जैसे आपने महाराणा सांगा का नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा, है ना? नहीं सुना? प्र अच्छा, प्र पृथ्वीराज चौहान का है। सर पृथ्वीराज चौहान का नाम नहीं सुना आपने? सर, अभी पिछले जो चैप्टर है हाँ, वो उसमें। ना। ठीक है। उसके बाद आपने एक नाम और सुना होगा, महाराणा प्रताप जी का। सुना है ना? वो कौन थे? वो लोग राजपूत ही तो थे। ठीक है ना? क्या हुआ? मेरे बार-बार है। ठीक है। अब देखो, हाउ वर द राजपूत आर ऑफन रिकॉग्नाइज्ड एज़ अ कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्ट्रिक्ट कल्चर ऑफ राजस्थान। इनका एक अलग कल्चर था। ठीक है? अब इसके बारे में देखो, यहाँ पर कुछ राजा के नाम हम बता दें आपको। तो जैसे मैंने आपको बताया पृथ्वीराज चौहान। नहीं, चौहान इसमें पृथ्वीराज ही सिर्फ लिखा हुआ है। अब देखो, पृथ्वीराज जो चौहान थे, ये भी राजपूत थे। ये हैं ऊपर। ठीक है? ये राजपूत थे। और दूसरी बात यहाँ पर समझो कि ये बहुत इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, आपने देखी होगी। ठीक है ना? उस मूवी को देख लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मावत। ठीक है ना? उनके जो पृथ्वीराज चौहान की पद्मावत नहीं है मूवी। पृथ्वी मूवी का नाम पृथ्वीराज ही है। पद्मावत तो उनके ऊपर बनी है, ठीक है ना? पद्मावती के ऊपर गलत। अब वो अलग मूवी है भाई। हाँ, वही। ठीक है, ठीक है। गलत मत जोड़ देना उसको। ठीक है? चलो। हाँ। तानाजी बेसिकली वो मराठा में थे। मराठा पेशवा के एक सूबेदार वो थे, एक सैनिक थे तानाजी, उन्हीं के ऊपर बनी है। क्या? चलो। These culture traditions were closely linked with the ideal and expressions of culture. ठीक है ना? From about the 18th century, most of the present day state of Rajasthan was ruled by various Rajput families. जैसे आप देखो पृथ्वीराज, ठीक है, was one such rulers. ठीक है ना? इसी में मैंने आपको बताया था, पृथ्वीराज के साथ साथ मैंने आपको एक और दो नाम बता दिए, जैसे महाराणा सांगा की नाम मैंने बताया। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि महाराणा प्रताप जी के बारे में बात है। महाराणा प्रताप के बारे में तो ये तक बोला जाता है कि अकबर, क्योंकि सब जब अकबर शासन करने आया तो उसने राजपूताना के जो रीजन था, बहुत बड़े रीजन पर कब्जा करना शुरू किया। बहुत सारे राजपूत लोग उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, अकबर के सामने। अकबर ने यह भी बोला था कि या तो आप लड़ोगे, या तो खुद से सरेंडर कर दो, या तो लड़कर सरेंडर करो। तो क्योंकि अकबर की सेना बहुत बड़ी थी और बहुत उस समय तक बहुत प्रसिद्ध भी हो चुका था वो। ठीक है? हाँ, तो बहुत सारे राजपूतों ने खुद से आत्मसमर्पण कर दिया कि कौन भैया लड़े, लड़ने के बाद भी हमें हारना है और मारे जाना है। एक्सेप्ट। हाँ, तो हाँ, लेकिन नहीं मिले ना। तो बाद एक ये बचे थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने बोला कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 एडी के आसपास। ठीक है ना? उसमें हालाँकि ना तो किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, इसके बारे में बहुत डिबेट चलता रहता है। लोग कहते हैं महाराणा प्रताप जीत गए थे, लोग कहते हैं अकबर जीते। वो हम डिबेट पे नहीं जाएँगे, लेकिन ये जान लो कि वहाँ से महाराणा प्रताप भाग गए। भागे वहाँ से। उसके बाद अकबर की सेना बहुत समय तक उनको ढूँढती रही। अकबर ने ये तक बोला, महाराणा प्रताप को संदेश भेजा कि आप सिर्फ़ हमारे क्या कर लो, सबॉर्डिनेट बन जाओ। आप हमारा सिर्फ़ कंट्रोल, यानी हमारा स्वाधीनता स्वीकार कर लो और हम अपने राज्य का, अपने साम्राज्य का 1/3 पार्ट आपको दे देंगे। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि नहीं, ये नहीं चाहिए। ठीक है ना? उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूँ, तब तक राजपूताना की जो स्वाधीनता है ना, उसको बनाए रखूँगा, उसको
भरसक प्रयास करूँगा कि आपको पराजित कर दें। नहीं हो पाया, बाद में वो मारे गए। मर गए थे मतलब मारे। जंगलों में रहते थे, घास की रोटी खाते थे और क्या भाई, बन जाती है भाई, है ना? इसीलिए तो लोग उनको बहुत या मतलब उनको एक शूरवीर योद्धा मानते हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया। चाहते तो अकबर देखो 1/3 पार्ट दे रहा अपने एम्पायर का। खाली वो कह रहा है कि आप मेरे सबॉर्डिनेट बन जाओ बस खाली। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हम सबॉर्डिनेट बन गए तो फिर हमारे आत्मगौरव और आत्मसम्मान की बात है ये तो। समझ में आ रही बात ना? चलो, अब देखो राजपूत रूलर्स cherished the idea of the hero who fought valiantly. Story about Rajputa heroes were recorded in poems and songs. आप देखो जैसे आपने बहुत सारे लोग ऐसे सुना होगा जो रोड से निकल रहे हैं और वो कुछ गाना गाते हुए जा रहे हैं, किसी की गानी कहानियां सुना रहे हैं। आपने सुना, आप लोग यहाँ तो शायद नहीं सुनते, गाँव में जैसे लोग होते हैं ना, तो गाँव में उनको भाट और चारण बोलते हैं हिंदी में। क्या होते हैं वो लोग, जो पुराने जो भी बहुत ही फेमस जो किंग हैं, उनकी जो वीर गाथाएं की जो कहानियां हैं उनको सुनाते हैं। वो निकल रहे रोड से जा रहे होते हैं, वो सुनाते हुए जा रहे होते हैं, तो वो कौन होते हैं? तो वो पुराने जो मैंने एंशिएंट टाइम के, मेडिवल टाइम के जो भी एक फेमस जो किंग हैं, जिन्होंने बहुत कुछ जो कुछ किया राष्ट्र के लिए, तो उन्हीं की कहानियाँ होती हैं। उन उस कहानी को गाने के फॉर्म में, पोएम के फॉर्म में, सॉन्ग के फॉर्म में क्या है वो सुनाते हुए जाते हैं। ठीक है ना? ये आजकल तो बहुत कम हो गया, पहले ही बहुत ज़्यादा था। क्योंकि लोग पहले पढ़ना-लिखना जानते नहीं थे। जब पढ़ना-लिखना नहीं जानते तो उन तक पुरानी बातों को कैसे पहुँचाया जाए? पुराने लोगों के बारे में कैसे सुनाया बताया जाए? तो गाने के फॉर्म में ठीक है, सॉन्ग के फॉर्म में, पोएट्री के फॉर्म में क्या है, लोग गा-गा कर सुनाते थे उनको। ठीक है ना? आज भी राजपूत की जो राजपूताना की जो राजपूत लोगों की जो कहानियाँ हैं, आज भी लोग क्या है गाने के फॉर्म में, पोएट्री के फॉर्म में सुनाते हैं। उस रीजन में आज भी बहुत फेमस है ना? जैसे उसने रहने दो भाई, मुँह मत खुलवाओ मेरा। मैं हिस्ट्री में थोड़ा कम ही बोलता हूँ डिबेट। इस समय ऐसी चीज़ है कि अगर कुछ बोल दो चीज़ों को लेकर तो इश्यू बनता है। तो इसी वजह से मैं कुछ ज़्यादा डिबेट वाले विषय में बहुत ज़्यादा नहीं बोलता। मैं अभी पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत कुछ बोलता लेकिन नहीं बोला मैंने देखो। क्योंकि इस समय के आइडियल हीरो है पृथ्वीराज चौहान। मैंने अगर ज़रा भी नेगेटिव बोल दिया किसी को बुरा लग सकता है। फ्यूचर में हो सकता है कि मेरी वीडियो किसी कहीं पर जाए और कोई क्लिप बनाकर भेज दे, वहाँ इधर-उधर कर दे, तो क्या ही ज़रूरत है। इस वजह से वो चीज़ें मैं बोलता ही नहीं हूँ जो चीज़ें डिबेट वाली चीज़ें जो बात ये भी है ना, देखो बात देखो मैं बता दूँ मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट, ठीक? तो हिस्ट्री का जो स्टूडेंट होता है वो किसी के फ़ेवर में या किसी के साथ नहीं होता है। जो हिस्ट्री की जो सच्चाई उसको बोलते हैं, ठीक है ना? तो अब जब सच है, तो सच बोलने में क्या दिक्कत है? दिक्कत लेकिन होती है कभी-कभी, बोलना नहीं पड़ता है, नहीं बोलो, ज़्यादा सही रहता है। चुप ही रहो, है कि नहीं? क्योंकि आपको ज़रूरत भी नहीं है जानने की और हमें बताना लाज़मी भी नहीं लगता अभी। नहीं, सही चीज़ मिलेगी नहीं। हाँ, हाँ, वो नहीं मिलेगी। वो डिबेट की चीज़ें वो गूगल पे नहीं मिलती। जहाँ पर देखो ये कौन है? कौन वुमेन है? कौन सती है? किसने सती किया था? पद्मावत मूवी देखी? उसमें कौन थी? ये पद्मावती जी हैं। ये सती नहीं होता है। देखो आपकी एनसीईआरटी में देखो ये शब्द गलत लिखा है यहाँ पर देखो, सती। ये सती का मतलब क्या होता है? समझो। सती और एक शब्द होता है जौहर, ध्यान सुनना। हाँ, जौहर, ठीक है? ध्यान सुनना, ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं। सती कब होता है इसको समझो। जैसे किसी की शादी हुई, कोई मेल सुना और फीमेल, ठीक है? दोनों की शादी हो गई, जिसमें मेल की डेथ हो गई। मेल की डेथ होने के बाद क्या होता था, फीमेल को क्या किया जाता था, उसके शव के साथ, उसके जो चिता होती थी, उसी के साथ जला दिया जाता था। उसको सती बोलते थे। इसमें फीमेल की मर्जी नहीं होती थी, कंसेंट नहीं होता था। फीमेल सोसाइटी में ये रूल मतलब एक तरीके से प्रैक्टिसेस थी जिसमें फीमेल को मानना ही होता था। लेकिन इसमें एक चीज़ और समझो कि आपने वो पढ़ी, क्या कहते हैं, महाभारत देखी? महाभारत में क्या होता है कि जो पांडव हैं, पांडव की 2 पत्नियाँ होती हैं, कुंती
और माद्री, दो वाइफ होती हैं। पांडव की डेथ हो जाती है तो उसमें कौन सती होता है? माद्री होना होती है ना, उसमें भी देखो सती का प्रमाण है आपको। ये हमारे कौन है? ये हमारे महाकाव्य हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इनमें तक सती दिखाया गया है। तो सती जो था उसमें सोसाइटी में प्रैक्टिस प्रैक्टिस थी जो हो रही थी। यहाँ पर मेल हस्बैंड जो है उसका डेथ हो रहा है, उसके बाद फीमेल को उस हस्बैंड की लाश चिता के साथ जलना होता था। इसमें सोसाइटी की ये प्रैक्टिसेस थी, इसको मानना ही पड़ता था। कुछ नहीं, मेल कुछ नहीं होगा, मेल दोबारा शादी कर लेगा। मेल डोमिनेंट सोसाइटी इसी को कहते हैं, पितृसत्तात्मक समाज, यही तो है। आप जोहर देखो जोहर का मतलब क्या होता था? देखो जोहर में क्या होता है, जोहर बहुत अलग है। सुनो, वही तो मैं बताने जा रहा हूं, आप सुनो तो ध्यान से भाई मेरे। जोहर में क्या होता था? जोहर में बेसिकली होता क्या था कि जैसे एक किंग है, उसकी सेना है, वो जा रहे हैं युद्ध करने, ठीक? अपोजिट में कोई एक सेना है, वो युद्ध करने जा रहे हैं। अब राजपूताना जब किसी से युद्ध करने जा रहे थे, सुनो, युद्ध करने गए, और जो जो युद्ध करने जा रहे हैं, जो सैनिक हैं, जो राजा हैं, वो शादीशुदा हैं, उसमें सैनिक भी कुछ शादीशुदा हैं। अब पता चला उनके लोगों को कि जो राजपूत जो सेना थी, वो पराजित हो गई, ठीक है? मतलब हार गई, डिफीट हो गई, हार गई। अब वहां की फीमेल के साथ ये मतलब उनको ये लगता था कि जो भी जिसने हराया है, वो हमारे राज्य पर कब्जा करेगा। कब्जा करने के बाद क्या करेगा? वो हमारी प्रॉपर्टी को कब्जा करेगा, हमारे महल को पूरा कब्जा करेगा, और जो महिलाएं हैं, जो रानियां हैं, उनको भी दास या दासी बनाएगा और उनके साथ मिसबिहेव करेगा। तो वो अपने सम्मान को बचाने के लिए क्या करती थी? वहां की सारी फीमेल जो होती थी, जो भी शादीशुदा फीमेल होती थी, वो जूहर कर लेती थी अपनी इच्छा से। एक साथ हवन कुंड में क्या है, कूद जाती थी। जूहर में ये डिफरेंस है। मैं आपको बता दूं, ध्यान सुनना, कहां जाओगे भागकर? समाज, आप शादीशुदा हो, समाज आपको एक्सेप्ट करेगा नहीं। आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, आप विधवा हो चुके हो, वैसे भी समाज के लिए आप कलंक हो चुके हो। मैं ऐसा नहीं मानता, समाज ऐसा मानता था पहले, कलंक हो चुके हो। दूसरी बात, आपसे कोई शादी करेगा नहीं, क्योंकि उस समय विधवा से शादी करना पाप माना जाता था। कोई आपसे शादी करेगा नहीं दोबारा। आप कहाँ जाओगे? आज के टाइम पीरियड में फीमेल, जो अकेली फीमेल है, वो सेफ नहीं है हमारी सोसाइटी में। उस समय का सोसाइटी जब, जो वो पितृसत्तात्मक समाज था, जहाँ पर मेल डोमिनेंस चीज़ें चल रही थी, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती? हाँ, हाँ। नहीं तो फिर नहीं करेंगे ना, उनको पता चल जाता है, एग्ज़ैक्टली पता चल जाता है कि अब हमारी सेना हार चुकी है, अब हमारे देखो एक चीज़ और ये भी समझो, थोड़ा-सा तुम लोग क्या है ना, मुझे डिटेल में ले जाने के लिए मजबूर करते हो। ध्यान सुनो, ध्यान सुनना। जैसे मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? राजपूताना के क्षेत्र का हमला किया। अब यहाँ आप समझा, अलाउद्दीन खिलजी कौन है? मुस्लिम है, दिल्ली सल्तनत के एक राजा है। अब देखो मुस्लिमों में क्या होते थे, 4 प्रकार के टैक्स होते थे, ध्यान सुनना। एक होता था जजिया, ज़कात, खुम्स, खराज। ध्यान सुनना। जजिया क्या होता था? जो गैर मुस्लिम होते थे उनसे टैक्स लिया जाता था, ठीक है? ज़कात क्या था? तो ये एक सोशलिक एक टैक्स हुआ करता था, यानी जैसे मान लो मस्जिद बनवानी है, तो मुस्लिम लोगों से पैसा ले लिया, वो ज़कात हो गया। खुम्स क्या होता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुम्स बेसिकली एक प्रकार का टैक्स हुआ। खुम्स का मतलब क्या होता था? जैसे मान लो किसी मुस्लिम शासक ने किसी पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद उसने उस एरिया के किंग को हराकर जीत लिया। तो उसमें जो लूट का माल आता था, लूट का माल का मतलब समझ रहे हो ना? कि जो उसके राजा जिसको हराया है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, जितनी भी वेल्थ है, वो उसको खुम्स बोलते थे। और खुम्स जो है टैक्स में आता था। और उस खुम्स के अंदर जो है फीमेल को भी रखा गया। अब आप समझ रहे हो ना? फीमेल को लूट का माल कहा जा रहा है और वो सब में बराबर बटेगा। अब समझ जाओ। क्लियर की बात ये? अब तो डाउट नहीं है ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं होती ना उतनी ज़्यादा अंदर जाने की। अब समझ में आ गया? खुम्स का मतलब क्या होता है? लूट का माल। और लूट का माल सब में बराबर पड़ता था। और उसके अंदर फीमेल को भी रखा जाता था। ठीक है? क्लियर बात ये? अब समझ में आ गई? अर्नव? कोई ऑफ द पॉइंट नहीं क्लियर?
ठीक है, समझ में आ गई? अब आप सोचो कि एक छत्राणी मतलब जो राजपूत की जो महिलाएं थी वो मतलब हस्बैंड के अलावा कोई उनको टच नहीं कर सकता। अब उन सेना हार गई उनकी। अब पता है मुस्लिम लोग आएंगे, लूटेंगे, पूरा माल लूट जाएंगे उनके और उनको लेकर जाएंगे, उसके साथ मिसबिहेव करेंगे, तो इससे बढ़िया क्या है? अपने आत्मसम्मान को हटाने से अच्छा कि जौहर कर लो। और जौहर वो स्वेच्छा से करते थे, ऐसा नहीं कि उनकी सोसाइटी पर दबाव होता था। जिसकी मर्जी होती थी वो करता था, ये भी जान लो। ठीक है? तो बात ये नहीं है, बात कहीं पर भी चले जाओ, बात इस चीज को समझो आप लोग। आप चलो अपना राज्य छोड़कर चले जाओगे, एक्सेप्ट नहीं करेगा ना समाज उनको। जंगलों में भी आपको रहने के लिए जगह चाहिए ना। कहाँ जाओगे आप भागकर? कैसे भागोगे आप? जो दिल्ली सल्तनत में जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना कोई छोटी तो नहीं थी। पूरे मेडवल पीरियड में सबसे बड़ी सेना उसी के पास थी। 5 लाख की सेना होती थी उसके पास। एंशिएंट पीरियड में सबसे बड़ी सेना थी इनके पास, मौर्य साम्राज्य के पास 6 लाख की सेना होती थी। 5 लाख की सेना का मतलब समझ रहे हो ना? इतनी बड़ी सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी नहीं थी। इतनी बड़ी सेना पूरे यूरोप महाद्वीप में किसी के पास नहीं थी। जितनी बड़ी सेना उसके अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। 5 लाख की सेना नहीं थी। मराठा 20,000 30,000 की सेना लेकर चलते थे। इसी वजह से तो मुगलों को नहीं हरा पाए वो। उनके पास 20,000 की सेना थी। भारत के जो उसके पास सेना बड़ी नहीं थी। बाद में वो जब जीतना शुरू करता है ना, उसके बाद जब वो और वो ज्यादा सेना लेकर नहीं निकलता, वो 1 डेढ़ लाख की सेना लेकर निकलता था। और 1 डेढ़ लाख की सेना बहुत बड़ी होती थी उस समय। उसने मारा बहुत सारे लोगों को। नहीं, चंगेज खान से कहाँ होगी? हाँ, नहीं चंगेज खान ही करता था। तो जो वो होते थे, क्या कहते हैं ये मंगोल जो होते थे, मंगोल होते थे। चंगेज खान अलग है, मंगोल मंगोल ही होता था, वो भी मंगोलियन था। लेकिन वो चंगेज खान मर चुका था तब तक। तो मंगोल थे, मंगोलों में कई शासक हुए जैसे अलबरूनी है और भी कुछ चीजें हुए, जियाउद्दीन बरूनी है, ये सारी चीजें। ठीक है ना? क्या? जीत गए। हाँ, हाँ, हाँ। तो कोई दिक्कत तो नहीं करते थे सती, तो जौहर नहीं करते थे। फिर ये था कि फिर ये सती हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? भाई ये तो जाहिर सी बात है कि युद्ध होगा, भले ही आप जीतोगे लेकिन आपके पक्ष से कुछ लोग तो मारे ही जाएंगे। भाई जान माल सबकी हानि हो गई होगी, नुकसान तो होगा ही होगा। लेकिन उस केस में जौहर नहीं होता था। ठीक है ना? जौहर और सती में इसलिए मैंने डिफरेंस समझाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपनी मर्जी से लोग कर रहे हैं, इन पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। बस ये अपने सम्मान के लिए कर रहे हैं कि अगर हम बचे, अगर हम जीवित रहे तो फिर हमारे साथ मिसबिहेव किया जाएगा, जो हमें स्वीकार्य नहीं। इससे बढ़िया हम मर जाना पसंद करेंगे। और हम राज्य से भाग कर भी जाएंगे तो समाज हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो? क्लियर है बात ये? और ये बेसिकली एक प्रैक्टिस थी जो बहुत बाद तक चलती रही। इवन भारत की आज़ादी की बात थी, राजस्थान के कुछ इलाकों में हो रही थी। 1989 में इसके लिए एक एक्ट बनाना पड़ा, गवर्नमेंट को बोलना पड़ा कि आप अगर सुन लिया किसी को तो वहीं जला देंगे जिंदा। मतलब आप सोचो, देश आज़ाद होने के बाद भी सती प्रैक्टिस चलती रही। और इसको राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, जब यहाँ पर गवर्नर था विलियम बेंटिंग के कहने पर उन्होंने एक एक्ट भी बनवाया, सती एबोलिशन एक्ट 1829 में आया। उसमें के बाद क्या है, अंग्रेजों ने सती को बैन कर दिया था, लेकिन उसके बाद ही भारत के बहुत बड़े रीजन में क्या है, सती चोरी चुपके चल रही थी। अब नहीं चल रही है। 1989 में इसको लेकर एक एक्ट, बहुत कड़ा कानून बनाया गया। क्योंकि तो सजा होगी, जो कानून में जो चीजें लिखी हुई उसके अकॉर्डिंग चीजें होंगी। चला नहीं देंगी, मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ। कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई थी लोगों को, सरकार पर फटकार लगाई थी कि क्या कर रहे हो आप लोग। हम्म? बात समझ में आ गई? क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। और यहाँ पर एक चीज समझो, ये फीमेल जो थी, जो राजपूताना, ये अपने हस्बैंड के साथ युद्ध में लड़ने भी जाती थी।
ये भी जान लो। मराठा मराठा में भी जाती थी, ठीक है ना? बताओ। सेकंड थी वो। कहाँ से पढ़ा तुमने? किसमें? देखो 3 युद्ध हुए थे पानीपत के, तो बता। हाँ, इसी में होगा आज देखो। हाँ, मैं डेट भी बता देता हूँ। 1526 में हुई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्या है 11? पानीपत 11 भी नहीं होगा, 526 में होगा। हाँ, और 1761 तीसरा। ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, इसमें मराठा हार गए थे। पहला इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, दूसरा अकबर और हेमू के बीच में हुआ, जिसको हेमचंद बोला जाता था। तीसरी जो हुई वो पानीपत जो है वो मराठा और अफगानों के बीच में हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली। नंबर ऑफ सेना के पीछे तुम क्यों पड़े रहते हो? 30,000 हो 40,000 से क्या मतलब है? सुनो मैं बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो। अफगानों की सेना बड़ी थी, लेकिन बात यहां पर है कि मराठा की सेना ज्यादा बड़ी नहीं होती थी। नहीं सर, मराठा की जब उस था तो ये कहाँ पढ़े तुम, जरा बताना मुझे, कहाँ पढ़े? कौन बताया तुमको? आधा सच बताते हैं, आधा गलत बताते हैं। मैं तुमको बताता हूँ एग्जैक्ट कहानी। हुआ क्या था कि मराठे यहाँ से सेना लेकर निकले और उन्होंने कई जो छोटे छोटे राज्य थे उनसे सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दी। रीजन भी ये थे कि मराठा समय समय पर इन पर आक्रमण करते थे और उससे चौथ वसूल करते थे। चौथ एक टैक्स होता था, ठीक है? तो इससे जो थे और देश के जो भारत के जो देश के और अन्य राजा थे वो मराठों से परेशान थे, तो मराठों ने उनकी हेल्प करने से मना कर दिया। कुछ नहीं होता, सब गलत दिखाया जाता है, ठीक है? तो इसके बाद क्या हुआ कि जो यहाँ पर पेशवा थे, पेशवा सेना लेकर निकले। बाद में क्योंकि युद्ध काफी लंबा चला, तो बाद में कुछ सेना इनको सहायता देने के लिए भेजी जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही क्या होता है कि सेना जो है, इनकी सेना जो हार जाती है और उसमें कई लोग मारे जाते हैं, ठीक है? जब इनकी सेना रास्ते में जा रही होती तो वहां पर एक सैनिक होता है, वो जौहरी होता है सैनिक बेसिकली। वो अपने सौ में बताता है कि कई मोती बिखर गए हैं, कई जो हैं खत्म हो गए हैं। मतलब वो बताता है कि जो मोती मतलब जो सम्राट जो लोग हैं, जो भी पेशवा जो हैं, में वो मारे गए हैं, और जो भी और बिखर गए मतलब बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं, है ना? तो काफ़ी क्षति हुई थी मराठों को, ठीक है? और इसी के बाद मराठे कमज़ोर हुए तो उसके बाद दोबारा कभी ताकतवर बन ही नहीं पाए। और अगर इस युद्ध में अगर वो जीत जाते, तो ये भी जान लो कि इतिहास बदल जाता हमारा। जैसे कि 2-3 घटनाएँ ऐसी हैं, जहाँ पर अगर चीज़ें उल्टी कर दो, तो भारत का इतिहास ही बदल जाता। जैसे जैसे अगर बाबर इब्राहिम लोदी से हार जाता, तो यहाँ मुगल सत्ता ही नहीं आती, दिल्ली सल्तनत होता। दूसरी बात, अगर अकबर हेमू से हार जाता, तो भारत पर एक हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू राजा जो है शासन करता, हिंदू सम्राट बनता है। तीनों बैटल, तीनों ही हिस्ट्री बदल देता आपका। और ऐसे तराइन वाला युद्ध जो है, तराइन में अगर मोहम्मद गौरी हार जाता, तो दिल्ली सल्तनत ही स्टैब्लिश नहीं होती। बैटल ऑफ तराइन आपने देखा ना 1192 में। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ। उसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गए मोहम्मद गौरी से, और जब हारे तो उन्होंने क्या हुआ, मोहम्मद मोहम्मद गौरी मुस्लिम था, उसने क्या किया, भारत में सत्ता स्थापित कर ली, लेफ्ट डायनेस्टी बना ली। कौन? किसका? किसका स्लेव था? कहाँ पढ़ते हो भाई तुम लोग? वो किसी का स्लेव नहीं था।
अरे भाई इधर सुनो, मेरी बात सुनो। मोहम्मद गौरी एक शासक था, उसके कोई पुत्र नहीं थे, तो उसी का पुत्र था क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, जल्दोज और कुबाचा, ये 3 गुलाम थे उसके। वो कहा करता था कि मेरे मेरे गुलाम ही मेरे पुत्र हैं। जब उसकी डेथ हुई, खोखर ट्राइबल्स लोगों ने जब उसको खंजर मार के खत्म कर दिया 1206 ईस्वी में, तो उसका जो साम्राज्य था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसमें जो भारत वाला जो पार्ट था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला, और ऐबक कौन था, वो गुलाम था इसका। इसीलिए सल्तनत, इसीलिए स्लेव डायनेस्टी उसको कहा जाता है, क्योंकि स्लेवों ने वो डायनेस्टी बनाई है। मोहम्मद गौरी किसी का स्लेव नहीं था, वो गजनी प्रदेश से आया था। जो पहले क्या बताया था? हाँ, नहीं, हमें यही पता है। कौन बताता रहता है तुमको? गजनी अलग है, गौरी अलग है भाई। गजनी जो है वो शासन कर रहा है वो 11वीं सेंचुरी में, गौरी जब रूल कर रहा है वो 12वीं सेंचुरी में। 100 साल का फर्क है लगभग। अरे तुमने ये बताया कि वो और नहीं, गौरी किंग था, रूलर था, उसके स्लेव हुआ करते, उसके हजारों स्लेव थे, उसके कोई पुत्र नहीं थे। लोग कहा करते थे हमारे पुत्र ही मेरे गुलाम ही मेरे पुत्र हैं, और जब वो मर जाता है तो हम्म, और ये गुलाम भी उनके दामाद थे, ये भी जान लो। हाँ, तीनों उसके दामाद भी थे, ये भी जान लो। ठीक है। हाँ ठीक, बदल देंगे। क्लियर है बात? ये तुम लोग क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं और मुझे बताने तुम लोग मजबूर करते हो। देखो ये टाइम चला गया, अब ये पढ़ाना था आज। किसमें? ये देखो कौन। ठीक है, थैंक यू। अरे अभी बड़ा है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है अभी तो। ठीक है।